भाषणों, लेखन और कलात्मक अभिव्यक्तियों के खिलाफ तुच्छ एफआईआर पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य किया कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की जानी चाहिए यदि कथित अपराध 3 से 7 साल के कारावास से दंडनीय हैं। अदालत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173(3) का हवाला देते हुए ऐसा कहा। धारा 173(3) में प्रावधान है कि 3 से 7 साल के बीच कारावास के साथ दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी से पूर्वानुमोदन के साथ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए 14 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकती है। अदालत ने नोट किया कि भाषण और अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ अपराध हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुसार उचित प्रतिबंधों के रूप में मान्यता दी गई है। यदि इस तरह के अपराध के संबंध में कोई आरोप है और यदि ये 3 से 7 साल तक दंडनीय है तो पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए इस व्याख्या को अपनाया। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुया की पीठ ने कहा, इसलिए जब अनुच्छेद 19 के खंड 2 में निर्दिष्ट कानून द्वारा कवर किए गए अपराध के कमीशन का आरोप है, यदि धारा 173 की उपधारा 3 लागू है, तो ये पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करना हमेशा उचित होता है कि क्या अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। ये सुनिश्चित करेगा कि अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 1 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार सुरक्षित रहें। इसलिए ऐसे मामलों में धारा 173 की उपधारा 3 में संदर्भित उच्च पुलिस अधिकारी को सामान्य रूप से पुलिस अधिकारी को प्रारंभिक जांच करने की अनुमति देनी चाहिए। अदालत ने गुजरात पुलिस द्वारा कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ उनके इंस्टाग्राम पोस्ट पर दर्ज एक प्राथमिकी को रद्द कर दिया, जिसमें पृष्ठभूमि में एक उनकी पाया से बात कविता के साथ एक वीडियो क्लिप है। एफआईआर दर्ज करने से पहले पुलिस द्वारा शब्दों के प्रभावों पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 196 के तहत एक अपराध के आरोप से निपटने के दौरान जो समुदायों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने वाले शब्दों से संबंधित है, पुलिस अधिकारी को आपराधिक कानून को लागू करने से पहले शब्दों के प्रभावों का पता लगाना चाहिए। जिस पुलिस अधिकारी को जानकारी दी जाती है उसे लिखे या बोले गए शब्दों को पढ़ना या सुनना होगा और इसे सही मानकर ये तय करना होगा कि धारा 196 के तहत अपराध किया गया है या नहीं। लिखित शब्दों को पढ़ना या बोले गए शब्दों को सुनना यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगा कि क्या सामग्री एक संज्ञेय अपराध के कमीशन का मामला बनाती है। बीएनएस की धारा 197, 299 और 302 के तहत दंडनीय अपराधों के साथ भी यही मामला है। इसलिए ये पता लगाने के लिए कि क्या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध है, अधिकारी को बोले गए या लिखे गए शब्दों के अर्थ पर विचार करना चाहिए। पुलिस अधिकारी की ओर से यह अधिनियम प्रारंभिक जांच करने के लिए नहीं होगा जो धारा 173 की उपधारा 1 के तहत अनुमेय नहीं है। कोर्ट ने S-154 सीआरपीसी से बदलाव की व्याख्या की। बीएनएस की धारा 173(1) में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है यदि प्राप्त जानकारी एक संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। अदालत ने कहा कि प्रावधान काफी हद तक सीआरपीसी की धारा 154 के समान है, जो बीएनएस की शुरुआत से पहले लागू था। इस धारा के तहत पुलिस एक संज्ञेय अपराध के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बाध्य है। हालांकि न्यायालय ने बीएनएस की धारा 173(3) द्वारा पेश किए गए भेद पर जोर दिया। सीआरपीसी के विपरीत बीएनएस में कुछ परिस्थितियों में प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच की अनुमति देने वाला एक विशिष्ट प्रावधान शामिल है। बीएनएसएस की धारा 173 की उपधारा 3 सीआरपीसी की धारा 154 से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान करती है। ये प्रदान करता है कि जब एक संज्ञेय अपराध के कमीशन से संबंधित जानकारी जिसे 3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम के लिए दंडनीय बनाया जाता है, एक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जाता है, जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है, एक वरिष्ठ अधिकारी की पूर्व अनुमति के साथ पुलिस अधिकारी को ये पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच करने का अधिकार है कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए एक प्रथम राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपकर झालावाड़ जिले के पिपलोद में विद्यालय भवन गिरने की घटना के बाद निलंबित किए गए निर्दोष शिक्षकों कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। संगठन ने कहा कि इस हादसे में 7 मासूम विद्यार्थियों की मौत ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और शिक्षकों व अधिकारियों को गहरा आघात पहुंचाया है।
संगठन ने बताया कि हादसे के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए संगठन के पदाधिकारी और ब्लॉक बकानी के अध्यापक लेवल प्रथम श्री चंदन कुमार चतुर्वेदी ने संयमित प्रतिक्रिया दी थी। इसके बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी झालावाड़ ने उनके बयानों को अन्यथा लेकर उन्हें निलंबित कर दिया। इस कार्रवाई से प्रदेश भर के कर्मचारियों में निराशा और आक्रोश फैल गया है। ज्ञापन में मांग की गई कि श्री चंदन कुमार चतुर्वेदी सहित अन्य निर्दोष कर्मचारियों के निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर उन्हें बहाल किया जाए। साथ ही मांग पत्र 2025-26 के तहत तृतीय श्रेणी शिक्षकों समेत सभी वर्गों के स्थानांतरण, वेतन विसंगतियों का समाधान, डीपीसी की प्रक्रिया, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति और रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती जैसी समस्याओं के निस्तारण की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रदेश उपसभापति कैलाश चंद गौड़, जिला अध्यक्ष रामधन जाट, जिला सभापति सुरेश चंद पांडे, ब्लॉक अध्यक्ष गणेश लाल पारीक, गोपाल लाल वैष्णव, धर्मराज मीणा, राजेंद्र साहू, कैलाश चंद झारोटिया, हंसराज, धीरेन्द्र चावला, रोडू लाल बैरवा, कल्लू राम मीणा, प्रधान जाट सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस थाना सावर ने नाबालिग से दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देश पर फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी शोराजमल मीणा व वृत्ताधिकारी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में थानाधिकारी बनवारीलाल मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी मौलियों का नया गांव थाना सावर निवासी संजय कुमार पुत्र किशन कुमार को गिरफ्तार किया। मामले में पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी संजय काफी समय से दोस्ती करने का दबाव बना रहा था। मना करने के बाद एक दिन जब वह उसके घर गई तो संजय ने पानी पिलाया, जिसे पीने के बाद उसे चक्कर आने लगे और वह बेहोश हो गई। बेहोशी का फायदा उठाकर आरोपी ने दुष्कर्म किया और अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। होश में आने पर फोटो वीडियो दिखाकर धमकाया कि किसी को बताया तो वायरल कर बदनाम कर देगा। इसके बाद आरोपी लगातार ब्लैकमेल कर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता ने बताया कि 30 जून 2025 को संजय अपने साथी मनोहर पुत्र बद्रीमाली के साथ बालाजी मंदिर के पास आया और धमकाया कि घर से नकदी व गहने लेकर आओ, नहीं तो फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। डर के कारण वह गहने लेकर घर से निकली, लेकिन दोनों ने उसे जबरन स्कूटी पर बैठाकर शाहपुरा चौराहा सावर ले गए। वहां मनोहर ने उसके पास से लगभग 1 किलो चांदी की कनकती छीन ली और फिर धमकी दी कि किसी को बताया तो फोटो वीडियो वायरल कर देंगे और उसे व उसके माता पिता को बदनाम कर देंगे। मामले में पुलिस ने बीएनएस एवं पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। घटना के बाद से ही आरोपी संजय कुमार फरार था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी मदद से उसे दबोच लिया। अनुसंधान पूर्ण होने पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। राजस्थान पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ जिले भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत केकड़ी सिटी पुलिस स्मैक बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर श्रीमती वंदिता राणा के निर्देशन में चल रही इस अभियान के दौरान थाना सावर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण में वांछित फरार आरोपी सांसी बस्ती सावर निवासी बाबूलाल पुत्र जतनलाल सांसी को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी शोराजमल मीणा और वृत्ताधिकारी वृत्त केकड़ी हर्षित शर्मा के सुपरविजन में गठित टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की पुख्ता सूचना के आधार पर सांसी बस्ती सावर निवासी 38 वर्षीय स्मैक विक्रेता बाबूलाल को दबोचा। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, कांस्टेबल तेजमल, कांस्टेबल धनराज और चालक कांस्टेबल मानसिंह की सराहनीय भूमिका रही। बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट अजमेर ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर केकड़ी क्षेत्र में टोल वसूली, सड़कों की जर्जर हालत और टूटी पुलिया की समस्या का त्वरित निवारण करने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि केकड़ी शहर से भीलवाड़ा व टोडरायसिंह जाने वाले दोनों मार्गों पर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी में 2 टोल प्लाजा स्थित हैं, जबकि टोल नियम के अनुसार 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय निवासियों से टोल वसूली नहीं होनी चाहिए। इसके बावजूद लगातार वसूली जारी है। इसके साथ ही अजमेर कोटा मार्ग पर गहरे गड्ढों के कारण बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। गड्ढों की गहराई 8 से 10 इंच व चौड़ाई 2-3 फुट बताई गई है। ऐसी हालत में भी सरवार टोल प्लाजा पर शुल्क लिया जा रहा है। बसपा ने मांग की कि सड़क की मरम्मत होने तक टोल वसूली पर रोक लगाई जाए।
ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया कि केकड़ी टोडारायसिंग मार्ग पर मेवदाकला गांव के पास पुलिया लंबे समय से टूटी पड़ी है, जिससे आसपास के गांवों के लोगों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी हो रही है। वैकल्पिक रास्ता लंबा व खराब होने से यात्रा में लगभग 3 घंटे अधिक लगते हैं और अक्सर ट्रकों व बसों के कारण जाम की स्थिति बन जाती है। बसपा जिला यूनिट ने जिला प्रशासन से इन तीनों समस्याओं को गंभीरता से लेकर संबंधित विभागों को निर्देशित करने व शीघ्र समाधान की मांग की है। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र के तत्वावधान में 4 अगस्त 2025 से चल रहे आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। मारुति मार्शल आर्ट अकादमी के संचालक एवं कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट श्री नीलेश नामा ने छात्राओं को आत्मरक्षा की विभिन्न तकनीकी विधियां सिखाईं। प्रशिक्षक नीलेश नामा महाविद्यालय में ये प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से प्रदान कर रहे हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। प्रशिक्षण में उन्होंने छात्राओं को आपात स्थिति में बचाव के लिए उपयोगी मूव्स, संतुलन बनाए रखने की तकनीकें और हमले का व्यावहारिक सामना करने के उपायों की जानकारी दी। कार्यक्रम प्रभारी माया पारीक ने बताया कि प्रशिक्षण के प्रथम सप्ताह में छात्राओं को सतर्कता, तेज आवाज में सहायता मांगना, हमलावर के कमजोर बिंदुओं पर प्रहार तथा सेफ्टी पिन, चाबी, पेन या बैग जैसे दैनिक उपयोग की वस्तुओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तकनीकें सिखाई गईं। इसके अतिरिक्त आत्मविश्वास बनाए रखने और मानसिक दृढ़ता के महत्व पर विशेष बल दिया गया। सह प्रभारी अधिराज जोधा ने छात्राओं को राजकोप ऐप और महिला हेल्पलाइन नंबर जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं से भी परिचित कराया। प्रशिक्षक श्री नीलेश नामा ने कहा कि प्रत्येक महिला और छात्रा का आत्मरक्षा में दक्ष होना अत्यंत आवश्यक है और वे सदैव इसके लिए निस्वार्थ भाव से निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए तत्पर हैं। कार्यक्रम में उपस्थित प्रशिक्षण सलाहकार श्री कविता त्रिवेदी एवं महाविद्यालय के संकाय सदस्य डॉक्टर रजनी, मनोज कुमार ढाका, तनु बसवाल, हंसराज, शहजाद अली आदि ने कार्यक्रम के सफल संचालन में सहयोग प्रदान किया।